हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सईद अनवर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स क्लब पर। आज हम आपको बताएंगे जो पहली बार जो बिहार बोर्ड ने 2021 में सैम्पल पेपर लॉन्च किया है, जिसको मॉडल सेट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कोरोना की वजह से 2020 पे जब पूरी दुनिया में कोरोना था, उसके वजह से सारे कॉलेजेस वगैरह बंद थे और बच्चों की पढ़ाई इस वजह से बाधित रही। इसी वजह से पहली बार बिहार बोर्ड ने अपने पैटर्न में बहुत खासा बदलाव किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहले 42 क्वेश्चन होते थे, उसमें 35 सॉल्व करने, इस बार दोगुने क्वेश्चन बनाए हैं। उन्होंने इस बार 70 क्वेश्चन दिए हैं और आपको किन्हीं उन्हीं 70 में से किन्हीं 35 क्वेश्चन को बनाने हैं। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन है वो 10 दो नंबर के हैं। उनमें से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 6 क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर के हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये इसमें से कि 90 टोटल 96 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं 5-5 नंबर के। ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो कि 6 क्वेश्चन है 5 नंबर के और उसमें से 3 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से आपको 2 नंबर के जो है वो आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 70 में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 आंसर दिए होंगे, उनमें से कोई एक सही है, जिसको आपको ओएमआर शीट पे आपसे जो मेरी ये दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको जरूर पढ़ें। बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और पता चलता है कि जो क्वेश्चन नहीं बनाने होते हैं उस क्वेश्चन का भी वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें आप। इंस्ट्रक्शन में कहाँ से कहाँ तक कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कहाँ से कहाँ तक कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं आपको अब इंस्ट्रक्शन अभी दिखाता हूँ। इंस्ट्रक्शन देखिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। मतलब कि जो परीक्षार्थी जो एग्जाम देने वाले हैं वो अपने ही शब्दों में आंसर दे। सेकंड देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर इन द राइट हैंड मार्चिंग इंडिकेट ऑफ फुल मार्क्स। मतलब जो राइट हैंड में आपके जो नंबर है, लेफ्ट हैंड में क्वेश्चन नंबर्स लिखे होंगे और राइट हैंड में जो इस क्वेश्चन के कितने नंबर है, फुल मार्क्स लिखे होंगे। उसके बाद आप देखो थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखे हुए कि 15 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन अलॉटेड फॉर कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चंस। मतलब आपको 15 मिनट पहले जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन को रीड करने के लिए। उसके बाद आप देखें यहाँ पे सेक्शन, इस जो पेपर है पूरा क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हर इस सेक्शन ए में 70 क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पे आप पढ़ो तो सेक्शन ए में देर आर 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आउट ऑफ विच एनी 35 क्वेश्चन और टू बी आंसर्ड। मतलब इसमें सेक्शन ए में 70 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 35 क्वेश्चन ही बनाने हैं और सारे क्वेश्चन जो है 1 मार्क के होंगे, कैरीज 1 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और जो आपको ओएमआर सीट मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से आप उसमें जो ओएमआर सीट में आप फिल कर सकते हैं। आप वाइटनर, लिक्विड या ब्लेड नेल इस सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाता है। ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन में ही लिखा है, जो कि हिंदी में पढ़ देता हूँ कि खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, जिनमें से किसी 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नंबर 6 इन सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है। देर आर 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इच कैरिंग 2 मार्क्स। मतलब इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, आउट ऑफ विच ओनली 10 क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड। मतलब इनमें से किसी 10 क्वेश्चन का आंसर आपको देना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर देर आर 6 लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। मतलब जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 6 रहेंगे, आउट ऑफ विच 3 क्वेश्चन आर टू बी आंसर। इसमें से किसी 3 का आंसर देना कंपलसरी होगा। उसके बाद जो नंबर 7 है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। मतलब यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेपर और कुछ भी लेके नहीं जाना है, ये आपको प्रॉब्ली स्ट्रिक्टली। आप देखो यहाँ पर सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, खंड है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें से सेम वही चीज लिखी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 17 हैव 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन बाय ब्लैकनिंग द सर्कल ऑन द ओएमआर सीट। मतलब इस 1 से लेकर 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपको बनाने हैं और उस 35 में 4 ऑप्शंस गिवन है। उस 4 ऑप्शंस में से आपको जो सही लगता है उसको आपको टिक करना है। देखो पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ फिर इंग्लिश में। द इलेक्ट्रिक आवश्यक समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर इज। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, प्लेन शीट जो हम लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए प्लेन शीट का जो कंडक्टर होता है उसका जो आंसर होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ठीक है, तो जो फर्स्ट का आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ए ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, इसमें से विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो हमको पता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, विच वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नंबर 3, क्या बोला, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज, देखो यहाँ पे क्या बोला, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो 1 माइक्रो फेराड इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज करेक्ट, 1 माइक्रो फेराड। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज 1 माइक्रो फेराड, क्योंकि आप 1 आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे तो आपका आर रेडियस 9 और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻⁹। आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो वहाँ किलोमीटर है तो वो आपको माइक्रो फेराड में आ जाएगा आंसर। उसके बाद क्या बोला था, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। देखिए आपको पता होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए को देखो, ई एप्सिलॉन नॉट ई आर ए बाई डी, ई एप्सिलॉन नॉट ई आर डी बाई ए। देखो ऑप्शन बी और डी और सी विच नॉट करेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन ए मैच कर रहा। देखिए ऑप्शन में लेके एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया है, क्या, ई आर, ई आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर कोई मीडियम को इंट्रोड्यूस किया गया इसमें तो उन्होंने इसका कैपेसिटेंस की उसकी परमिटिविटी यहाँ पर वैल्यू की बना। तो अगर आप पूरा लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ई आर, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर डिवाइडेड बाई ए। ए क्या, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट। तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट ना, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन जी द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वी द रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट है। जी जो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है और वी जो है उसके वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस है। तो जब भी हम देखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में वी ग्रेटर देन जी। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि अलग करंट के बारे में भी एम्पियर एमीटर के बारे में पूछ देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ओनली वी ग्रेटर देन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर जो ऑप्शंस होंगे वो ए करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वी ग्रेटर देन जी। करेक्ट ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला उसने, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें से कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज का अप्लाइड फॉर्म है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, अगर अप्लाइड फॉर्म की अगर हम बात करें तो विच वन इज करेक्ट, इज द पोटेंशियोमीटर। विच वन इज करेक्ट, इट इज द पोटेंशियोमीटर। कौन सा करेक्ट होगा, पोटेंशियोमीटर इज द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, क्या बोला, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, डायमीटर ऑफ लेंथ, मास एंड नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर दो चीज़ों पे डिपेंड करता, पहला वो जिस चीज़ से बना हुआ होता मटेरियल पे, और दूसरा उसके टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर इज नहीं गिवन है, तो विच वन इज करेक्ट, दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, नेचर ऑफ मटेरियल। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स पॉइंट रूल। देखिए हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स सेकंड रूल, लेकिन यहाँ पर दे दिया है क्या, किरचॉफ्स पॉइंट रूल। देखिए नाम बस बदला है, काम बिल्कुल ही सेम है, नाम बदल गया, क्या, किरचॉफ्स पॉइंट रूल। किरचॉफ्स पॉइंट रूल का मतलब क्या हुआ कि देखिए जब हम लोग पढ़े थे केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल, तो उसमें क्या था, दैट इज द पॉइंट रूल। तो उसमें कौन सा जो क्वांटिटी था वो कंजर्व था, दिस इज द चार्ज। विच वन इज करेक्ट, इज आंसर इज चार्ज। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद उन्होंने क्या बोला
कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज यूनिफॉर्म, एस्केलेटेड, यूनिफॉर्म एवरेज, डी एस्केलेटेड। देखिए किसी भी कंडक्टर में जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का ना, वो ड्रिफ्टिंग होता है जब हम उस पर अप्लाइड नहीं करते हैं। क्या जब हम उस पर अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें जो वैल्यू होती है वो पहले वो रेंडमली मूव करती रहती है इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन सीधे ड्रिफ्टिंग इज करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन में ड्रिफ्टिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस इज द यूनिफॉर्म एवरेज। तो हम ये आंसर लगा सकते हैं कि यूनिफॉर्म एवरेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत सिंपल है। पी बराबर, देखो आप बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पी बराबर इक्वेशन, अगर आप देखो तो पी इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, वी आई, यस, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये सारी चीज़ें, तो इसमें से आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस ऑप्शंस गिवन है वो वी स्क्वायर बाई आर, तो विच वन इज करेक्ट, तो वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद इसने क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज मूव कर रहे होते हैं उस पर कौन सा कितना फोर्स लगेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्यू एफ बराबर क्यू वी बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट, एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी इज द करेक्ट। ठीक है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, क्या होता है, इसमें से एम्पियर, फेराड, टेस्ला या वेबर। देखो आपको दो चीज़ तो पता होगा, अगर आपको नहीं आता एलिमिनेट करना, जैसे तुक्का लगाना बोलते हैं ना, तो आप एलिमिनेट करना सीखे। देखो एम्पियर इसका यूनिट नहीं, एम्पियर किसका, करंट का यूनिट है, फेराड कैपेसिटेंस का यूनिट है, तो दोनों में से बचा सिर्फ टेस्ला और वेबर, तो विच वन इज करेक्ट, इट इज द वेबर, इट इज द वेबर इज द करेक्ट आंसर, इज द वेबर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका वेबर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन। पावर फैक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस ओनली। पावर फैक्टर निकालना है कि इसमें किसका, जिसमें सिर्फ रेसिस्टिव हो, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है पावर फैक्टर, सिर्फ रेसिस्टिव, प्योर रेसिस्टिव, ये एक तरह से प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, इसी वजह से जो पावर फैक्टर होगा अप्रॉक्सीमेटली 1। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, द रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू होती है। देखो एक्चुअली जो अगर हम करंट की वैल्यू की फॉर्म में लिखें, तो करंट की वैल्यू को अगर एग्जैक्टली अगर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आई एम जो है ना, आई एम दिस इज द पीक करंट, आई एम व्हाट इज द आई एम, दिस इज द पीक करंट। तो यहाँ पर आर एम एस वैल्यू क्या होता है, हम लोग जैसे पढ़े आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2, है ना। विच वन इज करेक्ट, द पीक करंट बाई डिवाइडेड बाई 2, विच वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज अ वेरी सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था। लेट्स नेक्स्ट मूव ऑन। Which of the following relation, correct relation between geometrical length and magnetic length of magnet, इसमें से कौन सा जो लेंथ है वो मतलब कौन सा रिलेशन है वो करेक्ट है, तो विच वन इज द ऑप्शन इज एल जी, मतलब जो मैग्नेट जियोमेट्रिक लेंथ है वो 6/5 ऑफ दिस, तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ज्योमेट्रिकल लेंथ इज इक्वल टू 6/5। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू होता है 5/6, 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एल जी मतलब दिस इज द ज्योमेट्रिकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 6/5 लेंथ ऑफ मैग्नेटिक या मैग्नेटिक लेंथ। यस, द नेक्स्ट वन।
द नेक्स्ट वन इज द, ठीक है, जैसे क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ बी एच horizontal component of earth magnetic field and delta is the angle of dip, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो विच वन इज करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी एच कॉस थीटा, बी डॉट एच द कॉस डेल्टा, दिस इज द डेल्टा, सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. The unit of intensity of magnetization. The unit of intensity of magnetization. Which one is एम्पियर पर मीटर होता है, इसका जो यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर. तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर. द नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. बहुत इजी क्वेश्चन है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. विच वन इज करेक्ट? दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये कौन सा प्लेन होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज अ 19 क्वेश्चन. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बताना है आपको इसके नॉर्मल एडजस्टमेंट. विच वन? वेरी सिंपल, 1+d/f. तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बहुत सिंपल में क्वेश्चन है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों को के हिसाब से, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा कम टाइम मिला. और आप अच्छे से, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इसका जो 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आंसर चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को लिखें कि सर मुझे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के विद एक्सप्लेनेशन के सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2021 के लिए भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए एक वीडियो बनाओ. तो आप जरूर और अपने सारे दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करें. अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व करें. द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर, 1 पॉइंट समथिंग होता है. तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई इज अप्रॉक्सीमेटली, this is the 2 centimeter. Which one is a 2 centimeter? The focal length of normal eye is about 2 centimeter. The next one, critical angle of diamond. Critical angle of diamond. ठीक है. क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड कितना होता? अगर आप देखो, अगर आप सॉल्व करोगे ना 2.4 जो वैल्यू इसकी है उसको सॉल्व करोगे तो 24.64 के अप्रॉक्सीमेटली आती है. 62 के अगर सॉल्व करोगे तो 24.62 आता. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 24.41, 37.31, 48.75 डिग्री और ऑप्शन डी 41.14. तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली अगर देखोगे तो विच वन इज मोर अप्रॉक्सीमेटली मोर क्लोज? दिस इज द 24.141. तो ऑप्शन A is the correct. Option A is the correct for this 24.141%. The next one, the equivalence length of a convex lens in contact is. ठीक है. मतलब दो कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस. अगर मान लीजिए कोई दो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे और ऐसे दोनों इक्वल एकदम बहुत ही क्लोजली रख दिया गया कॉन्टैक्ट विद, तो इसमें से ये बोला है कि कौन सा इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कौन सा लेंस बनेगा. आप देखो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लीनो कॉन्वेक्स बनेगा. तो अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस ही बनेगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही आएगा. दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. द नेक्स्ट वन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ये सबको पता है कि तो ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक प्रिंसिपल है. विच वन इज करेक्ट? दिस इज द ऑप्शन डी. कौन सा? दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. द लेस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आइज. मतलब सबसे कम डिस्टेंस, लेस्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं कौन सी होती है? नॉर्मल है. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या? 25 सेंटीमीटर. तो विच वन इज करेक्ट? दिस इज द 25 सेंटीमीटर. क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. रेनबो के बनने में कौन सा फेनोमेना करेक्ट है?
पहला क्या, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड पोलराइजेशन. विच वन इज करेक्ट? दिस इज द डिस्पर्सन. विच वन इज द डिस्पर्सन इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द dispersion is the correct. The refractive index of a glass is more for which color of light? Which color of light? This is the violet. Easily it's a violet color. This is the violet color के लिए refractive index किसी भी इसमें ग्लास में इसका जो वैल्यू होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है. द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इजीली हम बोल सकते हैं 2n+1 λ/2, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है ओनली 2n λ/2. ठीक है, दिस इज द विच वन इज करेक्ट यहाँ पर 2n+1 into λ/2. ठीक है. Which of the following phenomena confirms the transverse wave nature of light? इसमें से कौन सा जो फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन, कौन ये कंफर्म करता है कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का होता है? कंफर्म द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट. दिस इज द पोलराइजेशन. विच वन इज करेक्ट? दिस इज द पोलराइजेशन. विच वन इज करेक्ट? दिस इज द पोलराइजेशन. यस. द नेक्स्ट वन, bending of light. Bending of light from the corner of an obstacle is called diffraction. Bending of diffraction का आप definition भी आप लोग पढ़ा होगा कि bending of light from the corner of an obstacle is called, this is the diffraction. Which one is correct? This is the diffraction. Option B is correct. Question number 30. Work function of a silver. वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज, वर्क फंक्शन सिल्वर का कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना होता है वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर? इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट वन, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? बहुत ईजी है ये तो. प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट 6.26 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. तो ये तो पता है, बहुत ईजी. केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, और फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में भी. 6.2626 इंटू 10⁻14 जूल सेकेंड. डायनामिक मास ऑफ अ फोटोन क्या होता है? डायनामिक मास ऑफ फोटोन इज ऑप्शन बी h/c लैम्डा. क्या? h/c lambda, where h is the constant, lambda is the wavelength and c is the velocity of light in the vacuum. So very simple. क्या बोला? Which of the following series is ultraviolet region? इसमें से कौन सा सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन को डिनोट करता है? तो विच वन इज द लाइमन सीरीज? द अल्ट्रावायलेट सीरीज को डिनोट करता है. कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? दिस इज द अल्ट्रावायलेट रीजन को डिनोट करने वाला जो है वो लाइमन सीरीज है. इसमें क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी? फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर फेनोमेना. सेकंड बी, ऑप्शन बी नेचुरल फेनोमेना. ऑप्शन सी एटॉमिक फेनोमेना. ऑप्शन डी स्पॉन्टेनियस फेनोमेना. तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? दिस इज द नेचुरल फेनोमेना. ये नहीं है रेडियो एक्टिविटी के लिए, ये नेचुरल फेनोमेना यहाँ पर नहीं है. ठीक है, ऐसा फेनोमेना नॉट करेक्ट. फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किस पे होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या? दिस इज एक्सरे है, बहुत ही सिंपल. दिस इज द 35 का विच वन? 35 का डी. 45 का डी. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ 35 क्वेश्चंस ही बनाने थे, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन और आपके लिए डिस्कस कर देते हैं कि बाद में आपको मान लीजिए जो चीज़ें कुछ चीज़ें याद नहीं रही तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 इज द अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस होता है. दिस इज वेरी सिंपल. दिस अल्फा पार्टिकल द हीलियम न्यूक्लियस. The relation among the range of transmitting antenna D, height of TV, transmitting tower H, and the radius of Earth is the option B is correct. D is equal to root under
2HR. This is the option B. This is the option B. Is the root D is equal to root under 2HR. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम का एनर्जी होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच वन इज करेक्ट? सबसे जो लोएस्ट एनर्जी होता है वो ग्राउंड स्टेट का इतना ही होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। when an impurity is doped when an impurity is doped into an intrinsic semiconductor, its conductivity। जब क्या होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी दिया जाता है और मतलब उसको बढ़ाया जाता है, डॉप्ट किया जाता है, उसको इम्प्योरिटीज़ बढ़ाना ही हुआ ना, इम्प्योरिटीज़ में डॉप्ट किया जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, सेम रहती है और कुछ चेंज नहीं होता। जब आप बढ़ाओगे तो ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्या होगी? वो इंक्रीज कर जाएगी। एक और चीज़ों पर डिपेंड करता है वो टेम्परेचर। ठीक है, सभी कंडक्टर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। द नेक्स्ट वन इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। देखिए नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए नॉर गेट जो मिलके बना होता है ना वो और प्लस नॉट से मिलके बना होता है ना। और गेट और प्लस नॉट से मिलके बना होता है। तो और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? ए प्लस बी। ठीक है, और नॉट गेट का होता है जो आप इनपुट है उसी पे बार लगा दिए। तो विच वन इज करेक्ट? तो ए प्लस बी का बार। विच वन इज? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नॉर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो आपका ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ठीक है, दिस इज द नॉर गेट। Which of the following is correct output frequency for input frequency of 50 Hz in the half wave rectification? अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? इसने क्वेश्चन पूछा है। देखो आप सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमें कि व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड व्हाट इज द फुल वेव। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या मेजर डिफरेंस है? देखो अगर कहीं पे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज तो उसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होता। 50 हर्ट्ज में जो है 50 हर्ट्ज उसका जो आउटपुट होगा। तो विच वन इज करेक्ट? दिस इज द 50 हर्ट्ज ही आउटपुट मिलेगा। अगर यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता तो यहाँ पर हम बोल सकते थे कि 100 हर्ट्ज आउटपुट मिलेगा, क्योंकि पूरे कंप्लीट साइकिल को वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइकिल को वो फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है इनपुट को। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ओनली पॉजिटिव जो साइकिल होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करता है फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर। देखो 11110 बाइनरी नंबर है, इसमें कौन सा जो डेसिमल नंबर है वो ये कन्वर्ट होगा इजीली बहुत। देखो आप 0 1 2 3 4 इट इज ए 30। ये आपको इसका जो आंसर होगा वो 30 होगा। कैसे होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको पता है तो जरूर बताइए 30 कैसे हो गया। तो अगर आपको चाहिए कि इस टाइप के जो मॉडर्न फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट वो आपको हम डिस्कस करें तो उसके लिए भी कमेंट में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इज वेरी सिंपल, इज वेरी सिंपल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट वन इज द ई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है? अरे यार ये तो सिंपल 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 8.854 इंटू 10 का पावर -12 सी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? बहुत सिंपल है। अब आगे आप देखो बहुत सारे जो क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। इसमें से आपको किसी 35 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो आप देखो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ईजी। इसमें से आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना? कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ये सीरीज पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाइए जो कि जस्ट अपोजिट होता है किससे? रेसिस्टेंस से। रेसिस्टेंस का सीरीज यहाँ पर पैरेलल में होता है और वहाँ का पैरेलल यहाँ के सीरीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको पता है तो आप इजीली लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप भी क्वेश्चन घर पे सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन, कौन इसमें से करेक्ट? 1 एम्पियर। देखो आप
मिली एम्पियर, देखो आपको मुझे ये लग रहा है सिंपल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 एम्पियर जो 10⁻³ सॉरी 10⁻³ मिली एम्पियर, 10⁻³ मिली एम्पियर, 10⁻6 मिली एम्पियर, 10⁻6 मिली एम्पियर। देखो 1 एम्पियर का भी ये दोनों के बराबर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। आप देखो इसको एलिमिनेट आप कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि 10⁻+6 और -6 -3 रह जाएगा। 1 एम्पियर के बराबर नहीं होगा, ऑप्शन डी। कौन सा में कन्फ्यूजन है सर? अरे तो सी, ए और सी में। तो सी को देखो पहले, सी में क्या -3, मिली एम्पियर भी -3 ही होता, तो 10⁻6 हो जाएगा ना, तो ये तो माइक्रोफेराड हो जाएगा, तो कभी भी एम्पियर नहीं होगा सी। तो वन करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल है ये बहुत ईजी है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप खुद से भी सॉल्व करो। 35 क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो आपको 35 क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल गया। अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहिए कि सर पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आप हमको बता, तो जरूर बताओ। यहाँ पे कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन करंट डेंसिटी